देखिए कई बार कैप्टन साहब ये सही है आपकी बात। और जो सिनेरियो है, जिस तरह के हालात हैं और जो पूरा पॉलिटिकल मामला है, उससे यही लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप माज़ी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और आप बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा। लेकिन चूँकि मैंने लिटरेचर पे काम किया है और मैं डॉक्टरेट हूँ लिटरेचर में, तो इस एज में इंसान जो है वो बैक बहुत ज़्यादा देखता है, पलट के। क्योंकि उसके पीछे माज़ी बहुत होता है, उसके पीछे पास्ट बहुत होता है। तो जब भी वो बात करेगा तो उसके पीछे पास्ट पूरा आता है कि ये हुआ था, मैं यहाँ था, मैंने ऐसे देखा था, ऐसे-ऐसे हो गया था। उसके सामने फ्यूचर बहुत कम होता है। मतलब ये इस एज में होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे अब मैं मिडिल एज में हूँ। मेरे सामने थोड़ा-सा फ्यूचर है, तो थोड़ा-सा जो है वो पास्ट भी है। तो इस तरह से उस मुझे लग रहा है कि जो चेंज है, आप जो बात कर रहे हैं वो फिर आपने पूरा चाइना, पूरा रूस, पूरा जो ब्रिक्स, पूरा जो ये चेंज है, और एक मैं आपको बता दूं, देखिए वॉर चेंज भी आ रही है। पहले जिस तरह के असलहे इस्तेमाल होते थे, जब उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो भी हमें अब देखना पड़ेगा। मार्केट बाजार में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि बात सिर्फ, क्योंकि ये जो गादा है, ये गादा कोई गादा पे कब्जा करने का मसला सिर्फ नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है पूरे मिडिल ईस्ट को कैसे अपने हाथ में रखा जाए, ये वहां पे है। क्योंकि जब बेन गुरियन कनाल की हम बात करते हैं, तो वो क्या है, क्यों बनेगी, क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों? ताकि स्टेट ऑफ हुर्मुज में जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो रेड सी में प्रॉब्लम आ जाती है, उससे हम बच सके, पूरे अरब को हम यूरोप से जोड़ सकें, यही उनका मंसूबा है। तो ये फिर दूसरी चीज ये कि वो देख रहे हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप लौट के गए सऊदी अरब, कतर और यूएई से, तो लौटने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अब बेफिक्र हो जाइए। अब अरब देश जो है वो वॉशिंगटन की तरफ देखने लग गए हैं। अब वो शंघाई की तरफ नहीं देखेंगे, चीन की तरफ नहीं देखेंगे। ये क्यों कहा? क्यों इतनी बड़ी फिक्र थी उन्हें? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस चीज को भी हमें कहीं ना कहीं तजिए में जोड़। फिर ईरान ने अ, बहुत बड़ी जो वो 12 दिन की वॉर जो है, उसने भी बहुत कुछ चेंज किया है, बैरियर्स तोड़े हुए। इसके अलावा मैं और आपको बता दूं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद पूरा जियोपॉलिटिक्स का मिजाज बदला है। जो जो मैं सोच रहा हूं जिस तरह से, और ये 2 साल तक इसराइल का लड़ते रहना और किसी नतीजे पर न पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए सेटबैक है। मेरे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि क्या लग रहा है, जो मीटिंग शुरू हो रही है और उसमें जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानात छन छन के आ रहे हैं, जो मुलाकात है आज ईरान के जो वजीर खारजा विदेश मंत्री, वो अपने हम मनसब से मिले और कई लीडरान से मिले। मेरे पास सारी तस्वीरें हैं, लेकिन मैं चूंकि उसे दिखा नहीं सकता। क्या लग रहा है कि क्या कोई नतीजा निकलेगा? क्या 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 जी कैसे इसे देखा जाए? क्योंकि बयानात जी जो आ रहे हैं वो तो सख्त बयान है। जी जी डॉक्टर मुमताज रिजवी साहब, देखिए, मैं थोड़ा सा मैंने आपको भी सुना और देवनाथ जी को भी सुना, उसमें मैं बाद में रिफ्लेक्ट करूंगा। अभी मैं मीटिंग की बात कर लूं। ये जो मीटिंग है ना, देखिए, वन शुड होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की उम्मीद इंसान को लगाए रखनी चाहिए। अल्लाह भी ये कहता है कि हमें जो है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हर मजहब यही कहता है, हर मजहब के भगवान यही कहते हैं कि हमें खुदा की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, आप मीटिंग से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, मीटिंग में कुछ नहीं होने वाला। ये वही लोग मीटिंग कर रहे हैं जो पिछले 24 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन मीटिंग इसलिए कर रहे हैं 2 साल बाद कि कुछ तो करना है ना, ताकि बदनामी से बचें, ताकि लोग कहें कि हाँ भाई चलो कुछ मीटिंग तो हो रही है, कुछ तो गाज़ा को बचाने की बात हो रही है, कुछ तो नंगे भूखे लोगों को खाना देने की या उनको रिलीफ देने की बात हो रही है। तो मीटिंग सिर्फ नशिस्तन, दोगुफ्तन, हुर्दन, बर्खास्तन, यानी
कि एक बैठक होगी, खाना-पीना होगा, बातचीत हँसी-ठट्टा होगा, देन दे विल ऑल गो बैक होम। किसी को याद भी नहीं होगा किस पर्पज़ के लिए आए थे, पहली बात। दूसरी बात आपने देवनाथ जी ने एक असेसमेंट अपना दिया, उसके बाद आपने अपना कमेंट दिया। देखिए ऐसा है कि देवनाथ जी ने जो बात आपको बताई, मैं ना आपके साथ हूँ, ना देवनाथ जी के साथ हूँ। जो भी एक ज़मीनी हकीकत है, सच्चाई है, हम सब उसके साथ हैं। आप अपने एंगल से उस ज़मीनी हकीकत के साथ हैं, देवनाथ जी अपने एंगल से उसके साथ हैं, रेशमा जी अपने और मैं अपने। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ डॉक्टर रिज़वी, देवनाथ जी हमसे मुख्तलिफ हैं, थोड़े-से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि उनको कुछ तजुर्बा है, कुछ क्या अच्छा खासा तजुर्बा है फ़ौज का, जो कि हम में से किसी भी लोगों को प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है। फ़ौज का हमें जो तजुर्बा है वो प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल है। एक बात मैं बता दूँ, देवनाथ जी ने जो बात कही कि ये सब मिलके एक रेजिमेंट बना लेंगे, ये मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, एक बड़ी उम्मीद है खबर आई, बना मैं लेंगे। रोकूंगा, मैं एक सेकंड रोकूंगा। बड़ी खबर आई, रज़ा इमाम खान साहब ने एक बड़ी खबर दी है, और वो ये दी है कि यमन की मिसाइल को अब अरब ने इंटरसेप्ट नहीं किया है, और वो सीधे इजराइल को हिट हुई है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आई है कि आज जो है वो अरब ने यमन की मिसाइल को नहीं रोका और सीधे इजराइल में हिट हुई। तफसील आएगी तो मैं बयान करूंगा, लेकिन ये बड़ी अपडेट है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं, और अगर सऊदी अरब ने नहीं इंटरसेप्ट किया और सीधे यमन की वो गई है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात होगी। जी कंटिन्यू करें फिरोज जी, बख्श जी, साहब। ठीक है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए अपने तजुर्बे से वो कह रहे थे, अगर पास्ट की भी बातें निकाल रहे थे, तो दे वर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? चूँकि जो पास्ट है ना, पास्ट प्रेज़ेंट से भी जुड़ा है, फ्यूचर से भी जुड़ा है, बल्कि कहना चाहिए प्रेज़ेंट जो है, जो हम बात कर रहे हैं, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ा है, एक लिंक है। तो जो उन्होंने बातें कही, मैं उनको सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये क्या कहूँगा कि वो सारी बातें वॉरफेयर के फील्ड में जो उन्होंने कही हैं, उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात हो कि जिसमें कोई हमें ऊँच-नीच नज़र आती हो। उनकी बातें ऑन टारगेट हैं, लेकिन अब चूँकि आपका भी एक सोचने का ढंग है, आप बहुत पॉज़िटिव तरीके से सोचते हैं और आप सोचते हैं कहीं न कहीं जैसे एक फुटबॉल का मैच होता है, ठीक है? एनी टाइम अ गोल कैन बी स्कोर्ड, कुछ नहीं पता कौन कहाँ से खिलाड़ी गोल कर जाए। आप ये सोचते हैं कौन आए और गाज़ा के लिए गोल कर जाए, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो बात है, चाहे वो ईरान की जानिब से आई हो या इजिप्ट या किसी भी की तरफ से आई हो, कि सारे मुल्कों की फ़ौजें 10, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख ये मिल के हम कुछ तोड़ लेंगे इसराइल का, ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि अलग-अलग फ़ौजें, अलग-अलग उनके सँभालने वाले, अलग-अलग उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, अलग-अलग उनके जो टैंक-वैंक हैं, तोपें हैं, सब ये सारा वॉरफेयर का सामान, ये होने को हो सकता है। वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है ना? जब नाज़ी के खिलाफ डबल इंटेंट, ट्रिपल इंटेंट सब बने थे, तो ये साथ आ गए थे। हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन एज़ ऑफ नाउ ना तो हमें इस मीटिंग, जो भी मीटिंग होने वाली है, सिटिंग होने वाली है, इससे गाज़ा का कोई फ़ायदा दिखने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि फ़ौज बने ना बने, कोई इसराइल पे अटैक करे ना करे, टू हेल विद ऑल दैट। हम तो ये चाहते हैं जो गाज़ा के भूखे नंगे लोग हैं, जो वो बच्चे हड्डियों से उनकी खाने लग गई हैं, उनको खाना पहुँच जाए, ट्रक रिलीज़ हो जाएँ राफ़ा बॉर्डर से, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं। और बाकी हॉस्पिटल वग़ैरह जो भी एड पहुँचनी है, हॉस्पिटल तो सारे तहस-नहस हो गए और अभी भी लगातार इसराइल बमबारी कर रहा है। बड़ी हैरानी की बात ये है कि मैं समझता हूँ कि 46 मिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है दुनिया की, इतना ज़ुल्म आज तक नहीं हुआ। सारी वर्ल्ड वॉर को लगा दीजिए आप, सारी डिफरेंट वॉर्स वॉर्स जो हुई हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यूरोप में वॉर्स हुई हैं और कहीं-कहीं वॉर्स हुई हैं, सबको जमा कर लीजिए, ऐसा ज़ुल्म होते हुए हमने आज तक नहीं देखा और आज भी लोग मारे गए हैं वहाँ गाज़ा में। तो आखिर दुनिया इसको क्यों नहीं रोक सकती? अगर दुनिया इसको मिलिटरीली नहीं रोक सकती, ये सारी फ़ौजें बन के नहीं एक यकजा होके नहीं रोक सकती, तो कम से कम खाना तो पहुँचवा दिया जाए।
पानी तो पहुंचवा दिया जाए। मैंने एक वीडियो देखा था, बात को खत्म कर रहा हूँ, अब जहां मैं तकमील तक पहुंच रहा हूँ, कि कुछ बच्चे ना वो लेके बैठे थे प्लेट में, या तो खाना था या वो बजरी थी जहाँ बैठे थे। इसराइली सिपाही आया, जो बच्चा आगे मेरे ख्याल से 5-6 साल का बच्चा होगा, प्लेट में उसके ऐसे खाना था, उसने जिद्दे दबा के उसके जो बूट होता है, फौजी बूट, उछाल के मारा, खाना गिर गया, बच्चा देखने लगा। ये चीजें बड़ी तकलीफ दे चीजें होती है, बर्दाश्त के बाहर होती है। ऑल दिस शुड स्टॉप। बस मुझे मतलब ये बात कहनी थी डॉक्टर रिजवी, ये सब रुकना चाहिए। असल में ये कहते हैं कि पाप की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, पाप की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो हम जो है कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम कैसे चीज़ों को देखें एक अलग से। अगर हम ये सोच लें कि नहीं अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं, भई ऐसा किसने सोचा था कि इज़राइल नहीं, पे नहीं, बिल्कुल लगना हमास चाहिए। अटैक कर यू हैव देगा? ऑल द राइट नहीं, इन द इसने वर्ल्ड। कभी आपको क्या पूरा किसी ने आपको 1 मिनट रुक 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमास इतना बड़ा अटैक कर देगा इज़राइल पे? क्या किसी ने कभी सोचा था? और आ जाइए, क्या आपने कभी सोचा था कि इज़राइल पे ईरान ऐसा अटैक करेगा कि 2/3 जो है वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वहां पे? क्या आपने कभी सोचा था? और आ जाइए, क्या किसी ने, इज़राइल ने भी क्या सोचा था कि हमें हमास के साथ 2 साल तक लगातार लड़ना पड़ेगा? क्या उसने कभी सोचा था? क्या इज़राइल ने कभी ये सोचा था कि आईडीएफ के लोग भी मारे जाएंगे जंग में? नहीं सोचा, नहीं सोचा था। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि चीजें टूटी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। और फिर चीन और रूस क्या खामोश बैठे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब अभी अभी जुलानी का कल देखिए ही निकल के आ हजरत, गया हजरत, कि चीन और रूस, रूस के साथ चीन और मीटिंग रूस हुई। खामोश है, अब तो खामोश ही रहेंगे, क्योंकि चीन का मसला दूर है, बहुत हजारों मील दूर वो बैठा हुआ है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन में इन्वॉल्व है, हो सकते हैं हो अरे जाए, कोई खामोशी तो बहुत और ज्यादा कोई खतरनाक होती तो है। खतरनाक चीजों को इन्वॉल्व सियासत होंगे में वो। खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है फिरोज बख्श साहब। जी, सियासत जी, जी। में खामोशी सबसे ज्यादा डेंजरस है। सामने आ जाए तो नहीं तो ओपन ही हो जाता है कि हाँ ये ये तो तो है। अच्छा है ना, आप बोल रहे हैं, जो बोलना चाहिए सामने नहीं आपको, आता हम भी वही तो बोल रहे ज्यादा हैं। खतरनाक है। हम्म। जो जो हम सब बोल सामने, रहे हैं। जी जी, मैं आऊंगा। ये एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, जो बात कैप्टन साहब कह रहे थे, मैं डिफर नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं कोई उनके तजर्बे से, उनकी बातों से मैं कतई कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संभावना न देखूं, मैं एक अलग नजरिया ने पेश करूं, ये भी मेरे ख्याल से मैं अपने साथ ज्यादती करूंगा अगर मैं चुप रह जाऊं तो। और ये बात शायद कैप्टन साहब को भी ठीक नहीं लगेगी, भाई कैसे लोग हैं, इन्होंने जो मैंने कहा वही सब मान लिया। तो कम से कम जो मैं सोचता हूं उसको पेश कर दिया। तो अब रेशमा हनीफ साहब, आप क्या सोचती हैं? आप एक खातून है और हम तीनों की बातें आपने सुनी। देखिए डॉक्टर साहब, हम, हाँ, सभी की बात मैंने सुनी। तो उसमें जो कैप्टन साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, और आप जो सोच रहे हैं और आप जो कह रहे हैं तो आप अपनी जगह सही हैं। नजरिया दोनों का अलग अलग है सोचने का, लेकिन सोच सभी की एक ही है, और मकसद भी एक ही है कि किसी तरह से जो जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही, उसको लेके तो सभी दुखी है ना। तो कैप्टन साहब भी कोई ये तो नहीं है कि हाँ वो यही चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए, और किसी तरह से भी मतलब भाई वो अपने तजुर्बे से बताते हैं, वो मिलिट्री मैन रहे हैं, और हम लोग अपने तजुर्बे से देखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने नजरिए से देखते हैं। तो बस यही सब बातें हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो खैर जनरेशन जैसी होती है वो वैसी ही सोचेगी। अब जो मैं सोचती हूँ तो क्या मेरा बेटा वही सोचता है? वो नहीं सोचेगा ये। या जो हम लोग सोचते हैं हमारे छोटे, वो नहीं सोचेंगे, हमारे छोटे अलग सोचेंगे हमसे। तो ये सब चीजें हैं। खैर कुल मिला के ये कहना है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, तो नाउम्मीद तो खैर हम लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि ये देख देख के जब से इतना आजिज हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि 2 साल से बस मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, ओआईसी की मीटिंग चल रही, इधर चल रही, उधर चल रही। अभी यूनाइटेड नेशन में जो
वोटिंग हुई थी उसमें भी 142 के करीब, मतलब 90% क्या 90 से ज्यादा ही मान लीजिए कंट्रीज ने जो है वोटिंग करी कि फलस्तीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक अजीब बात है कि फलस्तीन तो बनेगा लेकिन वहां पे हमास नहीं होगा। अब बताइए हमास के बिना फलस्तीन कैसे बन जाएगा भाई? मतलब इस तरह से इन लोग ऐसी ऐसी शराइत रख रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जैसे लग रहा है चाह ही नहीं रहे किसी तरह ये जंग बंद हो या हमारे जो होस्टेज हैं वो वापस आए, उनको छोड़ा जाए। और आज कुछ फलस्तीनियों को छोड़ा है इन लोगों ने, तो उसमें भी मुझे कुछ साजिश ही लगती है कि अब जब इन्होंने छोड़ा है तो हो सकता है कि हमास पे भी दबाव बनाया जाए कि देखिए इजराइल ने छोड़ दिया तो अब आप भी भाई छोड़ दीजिए। तो ये तो अगर इजराइल ने सारे छोड़ दिए जितने भी कैप्टिव्स हैं तो फिर इजराइल के हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। और जहां तक ईरान का सवाल है तो ईरान को तो बस इन लोग इसलिए अब अहमियत दे रहे हैं कि ईरान झुका नहीं, ईरान डरा नहीं। हाँ लेकिन इतना जरूर है जो जो हालात ईरान में रहे हैं अगर इनके साथ ये सब होते तो इन लोग तो जेल भी ना पाते। एक चीज ये भी है क्योंकि इतने ये सब आलसी हैं और इतना ज्यादा मतलब आराम पसंद हैं और ऐसी जिंदगियां हैं इन लोगों की कि इन लोग नहीं झेल पाते क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, बहुत ही सैक्रिफाइस चाहिए और ये सब इन लोग तो नहीं कर पाते। जैसा कि ईरान ने 30-40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, पानी की भी कमी हो रही है, तमाम तरह से हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि हिजबुल्लाह के अभी चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए अब कतर पे भी हमला हो गया, जबकि कतर तो इतना दुलारा और प्यारा था अमेरिका का। सबसे बड़ा एयरबेस जो अमेरिका का है वो कतर में ही है। तो इन लोगों को इनसिक्योरिटी तो खैर हो गई है, इनको ये पता है कि हम लोग जो भी हथियार खरीदते हैं तो अमेरिका से ही खरीदते हैं, बावजूद उसके भी हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो हमारी है इनके ऊपर बढ़ती जा रही है। तो अब इन लोग भी कहीं ना कहीं से ये भी सोच रहे हैं, कोई रूस की तरफ जाना चाह रहा है, कोई चाइना की तरफ जाना चाह रहा है। हाँ खुल के अगर पहले से पता चल जाता है तो अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि अभी इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि हम फलस्तीन को जो है मान्यता देंगे। तो देखिए उनके वहां क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर तक को इस्तीफा देना पड़ गया। अब अपने डिफेंस जो मिनिस्टर हैं उनको बनाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। और अभी नेपाल में जो हुआ है वहां भी इनका इन्वॉल्वमेंट तो है ही, नहीं तो अमेरिकी फौजें वहां पर क्या कर रही हैं भाई? वहां पे भारत का अगर कुछ होता, पहले पे तो इल्जाम भारत पे लगाया जा रहा था, जबकि भारत का कोई रोल ही नहीं है उसमें। बस ये है कि वो हाँ चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा था, इस वजह से वहां भी बर्बाद किया गया है। तो अमेरिका की तो ये सब साजिश बहुत पहले से चली आ रही है। और हालांकि ये खुद ही अलग थलग पड़ गए इजराइल का साथ दे के, क्योंकि अगर कोई कंट्री पहले ऐसा होता था कि अगर किसी कंट्री पे कोई अटैक होता था, कोई मुल्क करता था तो उसको हथियार दिए जाते थे, तो कोई उस पर ज्यादा एतराज नहीं होता था कि चलो भाई ठीक है दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, दो मुल्क तो कहीं से भी नहीं लड़े, लेकिन अब हुआ ये है कि इन लोगों ने क्या किया, इतना जुल्म ढाया है और जो बेकसूर लोग हैं उनको मारा है, उनको परेशान किया है। तो इस वजह से पूरी दुनिया में मतलब बहुत ही ज्यादा बदअमनी है इनके लिए, बहुत ही ज्यादा लोग नाराज हैं। हर कंट्री में देखा जाए तो आवाम भी नाराज है और सारे देश भी नाराज है। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले यही कहा था कि हम मान्यता देंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे इतना दबाव बनाया गया कि ऑस्ट्रेलिया को भी फिर बाद में सफाई देनी पड़ी। तो कुल मिला के ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं ये भी नेतन्याहू बन जाएंगे एक दिन, और इनके देश में भी देखिए क्या हो रहा है। इनके देश में भी बहुत ज्यादा वैसे ही हो रहा है जैसे कि इजराइल में शुरू में होना शुरू हुआ था, तो वहां भी यही सब हो रहा है। अगर यही करते रहेंगे तो ये भी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे दुनिया से, जैसे कि नेतन्याहू पड़ गए। तो यही सब है बस। अब जो मीटिंग होती है अब क्या उसमें निकलता है, मीटिंग के बाद वो तो सभी के सामने आ मीटिंग ही में क्या जाएगा। निकलेगा, तभी हम देखिए लोग यही सबको इंतजार है कि आखिर मीटिंग में क्या निकलेगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान, बिल्कुल आखिरी वक्त में मसरूफियत थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का कि वो बहरहाल थोड़ी ही देर के लिए लेकिन वो शरीक हुए, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं
और अच्छी नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मैं राशिद रिजवी साहब पास आऊंगा, लेकिन मैं छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं ले लूं कैप्टन साहब से कि मार्को रूबियो, यानी जब से ये हादसा पेश आया है, इजराइल ने अटैक किया है, अब तक 5 बयानात अमेरिका से आ चुके हैं, व्हाइट हाउस से अलग अलग तरीके से। क्या ये घबराहट नहीं है? क्या ये बेचैनी नहीं है कि किसी तरीके से मामले को साधा जाए? हालांकि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं इजराइल का साथ छोड़ रहा हूं, हरगिज नहीं कहा। मार्को रूबियो की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ, ये मैं खुश नहीं हूं इससे, ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, जब वो कहते हैं मैं खुश नहीं हूं इस हमले से, तो मुझे एक दूसरी तरफ जाता है कि मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि कामयाब क्यों नहीं हुए। इन्होंने हमला किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैं तो ये इस तरह सोचता हूं कैप्टन साहब, मुझे लग रहा है जो कहते हैं कि मैं इजराइल के इस हमले से खुश नहीं हूं, तो भाई खुश कैसे होंगे? क्योंकि जो टारगेट था तो टारगेट हुआ ही नहीं पूरा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये बेचैनी घबराहट नहीं है कि मुसलसल जो है बयानात आ रहा है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बार बार हमें दिखाई दे रहा है। छोटा था। और फिर मैं राशिद रिजवी साहब के पास आकर के, और फिर मैं इंशाल्लाह बहुत एक एक मिनट का कमेंट सबसे और एंड जी। डॉक्टर रिजवी, मार्को रूबिया इसलिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उनको 2 चीज करने की जिम्मेवारी दी है। एक, इजराइल दोबारा से ऐसा हरकत ना करे, क्योंकि इससे अमेरिका को काफी नुकसान पहुंच रहा है। 2, जो बड़ी जिम्मेवारी है कि ये अरब मुल्क जो हैं, वहां पर 57 मुस्लिम देश और 22 अरब मुल्क के लीडर्स जो हैं, और वो आए वहां पर एक दूसरे से हाथ मिलाए और वो चुपचाप वापस चले जाएं। जी साहब ने बहुत शॉर्ट रख दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम खत्म हो चुका है। मैं राशिद रिजवी बहुत शॉर्ट में, हम लोगों ने बहुत तफसील से बातें कर ली हैं। जो मीटिंग शुरू हो रही है दोहा कतर में, जो बयानात आ रहे हैं उससे भी, और ईरान की बड़ी नुमाइंदगी हुई है वहाँ, वजीर खारजा भी पहुंच रहे हैं, यानी विदेश मंत्री, और वहाँ के राष्ट्रपति सदर जमहूरिया भी पहुंच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या किसी नतीजे पर कोई एक्शन हो पाएगा, या फिर कुछ नहीं हो पाएगा? और नहीं हो पाएगा तो ईरान क्या, अगर ईरान मीटिंग से उठ के चला आया तो समझ लीजिएगा कि मीटिंग बिल्कुल गड़बड़ है, और अगर बैठा रह गया तो मैं समझता हूं कि फिर कुछ तय होगा। जी राशिद रिजवी। जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ आ रहे हैं और आवाज भी माशाल्लाह। ईरान इस मीटिंग में जरूर जाएगा और पूरी मीटिंग खत्म होने तक मीटिंग में रहेगा, लेकिन ईरान अपने पत्ते नहीं खोलेगा, क्योंकि ईरान इनको 40 सालों से देखता आ रहा है कि इनके ऊंट किस करवट बैठता है। ईरान पहले परिस्थितियों को भापेगा कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या है, जब उनको। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, अगर आप आएंगे तो आप उसको टर्की को मत भूलिएगा। टर्की यही और सऊदी अरब, ये दोनों चाहेंगे कि कोई भी खेल अगर डिसाइड होता है तो लीडरशिप हमारी होनी चाहिए। कतर वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, अब मैटर उसका आगे है, तो अब 2 और लीडर उछलने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरबिया और टर्की। कि जो भी चीज हो मेरी लीडरशिप में हो और मेरी लीडरशिप सबको मंजूर हो। ईरान को तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये आप सीधे से समझ लीजिए। ईरान इसराइल को सफेद हस्ती से खत्म कर देगा, तब भी वो ईरान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान हमारा लीडर बने। जी सर। ये बिल्कुल ये सही है। और मेरे ख्याल से राशिद रिजवी, ईरान चाहता भी नहीं लीडर बनने के लिए। ईरान की तरफ से कभी ये दावा नहीं किया गया कि मैं लीडर बनना चाहता हूं। उसने हमेशा सऊदी अरब को कहा और तुर्की का भाई कि आप लोगों में से जो लीडर बने हम पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए, और मिडिल ईस्ट से ये तसल्लुत जो अमेरिका और इजराइल का, ये खत्म होना चाहिए। यही उनका मोटिव है। उन्होंने कभी मेरे ख्याल से दावा नहीं किया। फिरोज बख्श साहब, क्या क्या आखिरी कमेंट, क्या ईरान की तरफ से कभी ऐसा दावा देखने को मिला, या ऐसा जेस्चर कि वो लीडर बनना चाहता है, उसका ख्वाहिशमंद है? मैंने तो कभी मतलब वो तो जंग ही मुसलसल लड़ रहा है, उसको ये सोचने के पाबंदियां आयद हुई हैं
वो पहले पाबंदियों से तो निकले, पहले वो जंग से तो निपटे, तब तो सोचेगा कि लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लीडरशिप की तो बात ही नहीं हो पा रही। जी डॉक्टर रिजवी, देखिए ऐसा है, ईरान जो है उसकी जो पॉलिसी है डिप्लोमेटिकली बहुत ही बैलेंस्ड है। वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है और कोशिश करता है कि सभी उसके साथ चलें। ईरान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसको लीडर माने या ना माने। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि आज की तारीख में अगर मुस्लिम दुनिया का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शिया सुन्नी और ये जितने भी 72 फिरके बने हुए हैं, ईरान इज अल्टीमेटली द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। कोई माने या ना माने, कई लोग, मुझे भी हो सकता है दे माइट बी अब्यूजिंग मी कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, ईरान आज की तारीख में मुस्लिम दुनिया का लीडर है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अब लेट अस सी इस मीटिंग में क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला, नशिस्तन दोगुस्तन खुर्दन बर्खास्तन। बहरहाल फिरोज बख्श साहब भी यही कह रहे हैं कि इसमें मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और आखिर में मैं चाहूंगा, मैं 1 मिनट बस रेशमा हनीफ साहिबा और फिर आखिरी कमेंट कैप्टन साहब का होगा। और मैं जानता हूं कैप्टन साहब बहुत छोटा ही बोलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ठीक ठाक बोल दें, इसीलिए मैंने 9:30 बजे कर दिया है ताकि परेशानी ना हो। और राशिद रिजवी साहब, आप भी अगर कोई और बात उसमें ऐड करना चाहें, चूंकि आप तो 1 मिनट और आपको मैं अभी दे सकता हूं रिक्वेस्ट करके कैप्टन साहब से, क्योंकि कैप्टन ही साहब हमारे चेयर पर्सन हैं। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी आ रही है, आपकी आवाज गूंज रही है। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान लीडर बनना चाह रहा है, ये मेरा कभी भी कहना नहीं हुआ कि ईरान लीडर बनना चाह रहा है। ईरान की लीडरशिप न बने, यही तो अमेरिका अरब देशों को डरा रहा है, सऊदी अरबिया को डरा रहा है, कतर कुवैत को डरा रहा है कि अगर तुम लोग ईरान का जरा भी साथ दोगे तो वो फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। सारा खेल तो इसी चीज का है। वो तो सारे मुल्क के, आप इस्लामिक ममालिक को छोड़िए, आप यूरोप कंट्रीज देख लिए, आप यूरेशिया का एरिया देख लीजिए। मैं भी गया था, उज्बेकिस्तान भी गया था, वहां पर भी मुझे देख के बहुत ताज्जुब लगा कि खामनेई जैसा इंसान, जिसको खाली शियों के अलावा कोई जानता नहीं था कि धर्म गुरु है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में वहां की अवाम जानती कि हाँ खामनेई कोई चीज है। तो जिस इंसान को पूरी दुनिया जानने लगे और बहादुरी के लिए जानने लगे, तो ऑटोमेटिक उसकी लीडरशिप डिसाइड हो जाती है। उसको एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं लीडर हूं। यही डर तो अमेरिका दिखा रहा था इन लोग को। देखिए दोनों चीजों में रेशमा हनीफ साहिबा, जो राशिद रिजवी साहब कह रहे हैं, मैं दोनों चीज में थोड़ा सा फर्क ये करता हूं कि एक अमेरिका का लीडर बना करके पेश करना कि ईरान जो है वो सब पे हावी हो जाएगा, सबको खत्म कर देगा, वो अरब पे भी कब्जा कर लेगा और वो सब पे कब्जा कर लेगा, एक वो अलग चीज है। लेकिन एक ये कि दिलेराना फतेह हासिल कर ले कोई, कि साहब वो जो है, चूंकि ऐसा जेस्चर है, जिस तरह से अभी पूरा मामला सामने आया है, उसमें खामनाई साहब की जो तस्वीर, और ये कि एक बार सर अल्लाह के आगे झुक गया तो फिर दुनिया की किसी ताकत के आगे हमारा सर नहीं झुकेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुसलमानों को खुश करने वाली थी। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। और अपने से लोग मान ले, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए हेड जो है, जिस तरह की होड़ सऊदी अरब में या तुर्की में है, ऐसी होड़ मैं कह रहा हूं कि ईरान में नहीं है। रेशमा हनीफ साहिबा, बस शॉर्ट में कि लीडरशिप छोड़ दीजिए, बस शॉर्ट में मैं यही कि बस क्या क्या कहेंगी आखिर में इस मीटिंग को लेकर, बस मैं यही कहूंगा। और बस कैप्टन साहब पास। डॉक्टर साहब, ये मीटिंग तो बस यही कहना है कि अब ये मीटिंग तो पहले हो, अब ये मीटिंग होती है, उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, किस बात पे सब राजी होते हैं या नहीं राजी होते हैं, ईरान का कितना रोल है, या ईरान उससे सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है, तो ये तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मीटिंग के बाद ही। तो अभी तो बस यही है कि होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो भाई हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं
कि भाई जो कुछ हुआ अच्छा हो, अभी भी इन लोग जाग जाएं तो बेहतर ही है, वरना ईरान तो जैसे तैसे झेल भी लेगा, वरना इन लोग तो झेल भी नहीं पाएंगे। बस मेरे कहने का मतलब ये है। जी डॉक्टर साहब। सदारती खुतबे के लिए चाहूंगा हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी कि वो इसको एंड करें कि हम किस तरह से, क्योंकि हमारा तो मकसद यही है कि खित्ते में अमन हो और लोगों की जान बचे, जो जिसको बनना है वो बन जाए। डॉक्टर रिजवी, ओआईसी के 57 देश उनके नेता वहां पहुंचे हुए हैं। अरब लीग के 22 देश उनके नेता वहां पहुंचे हुए हैं। अगर ये देश कुछ कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि परसों तक बिना इजराइल पर हमला किए, जो कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये लोग अपनी एम्बेसी बंद कर दें इजराइल में, ये लोग अपने देश में वापस जाकर इजराइल की एम्बेसी जो इनके देश में वो बंद कर दें, ये अपने यहाँ डिक्लेयर कर दे कि ये 57 के 57 मुल्क कभी भी भविष्य में इजराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मिस्र वहां पे खड़ा है, मिस्र बोल दे कि सुएज कैनाल से एक भी इजरायली शिप को जाने नहीं देगा। मेरे ख्याल से आखिरी कदम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मिस्र बोल दे कि एक भी इजरायली शिप को सुएज कैनाल से जाने नहीं देगा, इजराइल को काफी बड़ा धक्का पहुंचेगा। लेकिन इनमें से क्या कुछ भी होगा, मेरे को शक है। जी। तो शक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शक जब तक नहीं होगा तब तक गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी और कोई तहकीक जो है, रिसर्च का काम वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो शक बहुत जरूरी है। मैं इसी शक को सामने रख करके आज की इस गुफ्तगू को यहीं पे रोकूंगा। शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ग्रुप कैप्टन साहब जो चेयर भी करते हैं हमारे प्रोग्राम को, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। वो बिल्कुल परिवार का हिस्सा जैसे लगते हैं। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं फिरोज बख्त अहमद साहब जो हम सबके बहुत सीनियर हैं, मोहतरम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो बहरहाल शिरकत करते हैं, क्योंकि अब टाइम देना 1 घंटा ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा का भी शुक्रिया कि वो खातून हैं, लेकिन वो वक्त निकालती हैं तमाम तर मसरूफियत के बावजूद। और एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जो एक बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ कि वो कितना काम करते हैं बड़ी खामोशी से। तमाम आना जाना भी हर जगह सारे प्रोग्रामों में, क्योंकि लोग इनकी तरफ देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ आए कि नहीं, हमारे यहाँ आए कि नहीं, लेकिन वो तमाम पहुंचते हैं पूरी जिम्मेदारी से। मैं खुद जानता हूँ, कभी जिक्र करूंगा। तो मैं उनका भी शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत बावजूद वो आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और व्यूअर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगातार वो हमसे जुड़े रहते हैं, अपडेट भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट, जय हिंद।